ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। संपूर्ण संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 कक्षाओं को आपको हमने पढ़ा दिया है। एक भूमिका की कक्षा आपको पढ़ाई थी और एक पढ़ाई थी संधि के लिए आवश्यक प्रत्याहार ज्ञान। ठीक है, संधि का अर्थात आपको समझने के लिए जो मुख्य चीज चाहिए वो आपको आ गई है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखेंगे संपूर्ण संधि प्रकरण है। इसमें संधि विषय कुछ भी होगा वो सारा कुछ बता दिया जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ध्यान रखेंगे। प्रौढ़ विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके, ठीक है, प्रौढ़ विद्यार्थियों को, प्रौढ़ पाठकों को ध्यान में रख करके इस कोर्स का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, सामान्य पाठक भी इसका लाभ ले सकते हैं, परंतु सामान्य पाठकों को पूरी बात समझ में आ जाए इसकी गारंटी नहीं देते। ठीक है, सामान्य पाठकों को पहले संस्कृत भाषा सिखाने के जो कोर्स बनाए हैं वो पढ़ने चाहिए, उसके अंदर सामान्य संधि पढ़ाई है उनको पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद में ये संपूर्ण समझ में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नहीं तो नए पाठक, बिल्कुल नए पाठक इसको पढ़ने लग जाएं फिर क्या हमें समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज की हमारी कक्षा 3 आरंभ होती है। ठीक है, प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है संपूर्ण संधि प्रकरण, क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। और पीडीएफ के साथ में आपको पढ़ना है तो देववाणी संस्कृतम ऐप को लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर ऐप की पॉलिसी के अनुसार आप इस पीडीएफ के साथ भी वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया गया है। चलिएगा, तो अब चलते हैं आगे। आज से हमारा संधि आरंभ हो गया। ठीक है, चलिएगा। तीन प्रकार की संधि बताई थी आपको। ठीक है, मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम ले रहे हैं स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि का आरंभ करते हैं क्योंकि प्रत्याहार में स्वर का पाठ पहले है। तो स्वर संधि का अर्थ हो गया अच संधि, अच संधि का अर्थ हो गया स्वर संधि। ठीक है, ये जो हम संधि ले रहे हैं इस संधि को स्वर संधि में भी हम नाम देंगे। ठीक है, स्वर संधि में भी संधियों को नाम देंगे सरलता के लिए। तो ये सवर्ण दीर्घ संधि बोलते हैं इसको,
सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, जो पढ़ेंगे पहली संधि स्वर संधि में है सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, ये पुस्तक यदि आपके पास में नहीं है तो आप मंगा लीजिएगा, बहुत उपयोगी पुस्तक है सभी के लिए। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पढ़ाएंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पढ़ाएंगे वो क्या है, बिल्कुल हिंदी के माध्यम से पढ़ाएंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो संधि वाला सूत्र है उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, उसको नहीं बता, उसको उसका भाव बताएंगे। जैसे यहाँ पर ये नंबर 1 लिखा हुआ आप देखिएगा अपनी पुस्तक में, ये टिप्पणी 1, इसके नीचे यहाँ पर क्या है, ये जो भाव बता रहे हैं ये किसका भाव बता रहे हैं, किसका अर्थ बता रहे हैं, महर्षि पाणिनि के सूत्र का। वो सूत्र इन्होंने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं टिप्पणी के रूप में, जो नीचे एक अंडरलाइन करके सूत्र दिए हैं। जैसे मानिएगा ये यहाँ पर सूत्र दिए इन्होंने, मैं समझाऊंगा आपको पूरा। ठीक है, सब चीज समझाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ये सूत्र जैसे पहला 1 अंक लिखा है तो जो वो अर्थ किया है वो इस सूत्र का अर्थ किया है। ये क्या है, संधि का सूत्र है। ठीक है, ये जो संख्या लिखी हुई है ये क्या संख्या है, ये अष्टाध्यायी के अध्याय पाद और सूत्र की संख्या है। ठीक है, कहीं वार्तिक आएगा तो वार्तिक लिख दिया है उन्होंने। ठीक है, तो यहां उन्होंने क्या किया है, मूल सूत्र को रख करके फिर उसका अर्थ बता दिया है, भाव बता दिया है। परंतु मैं आपको इस मूल सूत्र का संस्कृत में अर्थ भी बताऊंगा। अर्थ भी हिंदी में तो है ही, संस्कृत में भी आपको अर्थ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उनकी बात को समझेंगे, फिर सूत्र को पढ़ेंगे, फिर उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवर्ण दीर्घ संधि का ये नियम बताते हैं, उस सूत्र के द्वारा नियम निकलता है कि यदि साधारण ह्रस्व, साधारण प्राय करके ह्रस्व अथवा दीर्घ, क्या, आ ई ओ री, ये स्वर हैं। ठीक है, क्या है, ह्रस्व दीर्घ, वो ये आ ई उ री, वस्तुतः इसमें लरी और जोड़ना चाहिए। क्या है, यहां पर लरी और जोड़ना चाहिए। ठीक है, आ ई उ री और लरी। ठीक है, ये अभी सूत्र में बताएंगे आपको। तो ये जो स्वर हैं इनका ह्रस्व अथवा दीर्घ, लरी का तो दीर्घ नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, लरी का दीर्घ नहीं है। ह्रस्व प्लुत, प्लुत संधि में प्लुत का कोई कार्य नहीं होता प्राय करके। ठीक है, तो कहते हैं चाहे ह्रस्व आकार हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व इकार हो, चाहे दीर्घ हो, उकार ह्रस्व दीर्घ हो, री ह्रस्व दीर्घ हो और लरी ह्रस्व, तो इन स्वर के अनंतर, अनंतर का अर्थ हुआ इनके बाद सीधा एकदम, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, के अनंतर सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। यथा, ये उदाहरण बताएंगे। ठीक है, सवर्ण का अर्थ होता है कि जैसे आ का सवर्ण क्या है, आ। सवर्ण माने जिन वर्णों का समान स्थान और प्रयत्न समान होता है, वो वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मुख्य रूप से समझना, आ का सवर्ण क्या है, आ, और आ का सवर्ण क्या है, आ। माने आ दोनों आपस में सवर्ण ही हैं, भाई भाई हैं। ऐसे ही ई सवर्ण है,
उ ये सवर्ण है, री री ये सवर्ण है, लरी और प्लुत आता है, प्लुत का कोई प्रयोजन नहीं है, तो लरी का लरी सवर्ण होता है, प्लुत दीर्घ नहीं होता। ठीक, तो कहते हैं कि उसके अनंतर चाहे ह्रस्व आ जाए अथवा दीर्घ स्वर आ जाए, कैसा होना चाहिए? सवर्ण। सवर्ण का मतलब हुआ ह्रस्व आकार के बाद, ह्रस्व आकार के बाद या दीर्घ आकार के बाद यदि ह्रस्व आकार आ जाए अथवा दीर्घ आकार आ जाए तो दोनों के स्थान में दीर्घ ही कर देंगे। दीर्घ दीर्घ को भी दीर्घ कर देंगे, ह्रस्व दीर्घ को भी दीर्घ कर देंगे, ह्रस्व ह्रस्व को भी दीर्घ कर देंगे, दीर्घ ह्रस्व को भी दीर्घ कर देंगे, द्विमात्रिक कर देंगे। ठीक है, ये तो इसका ये हो गया। अब इसको ये बात कहां से निकल के आई, कहां नियम, किस सूत्र का नियम है ये? तो कहते हैं यहां पर ये नंबर 1 लिखा था जो मैंने बताया था कि इसके लिए महर्षि पाणिनि ने ये सूत्र बनाया है, अकाह सवर्णे दीर्घ। अब आप देखिएगा, अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। ठीक है, ध्यान देगा। हाँ, इसका अर्थ बताने से पहले आपको ये बात और ध्यान रखनी होगी कि हम संधि जब करने चलेंगे तो हमें क्या चाहिए? संहिता संज्ञा चाहिए। है क्या? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का सूत्र क्या है उसको मैं बता देता हूं। संहिता संज्ञा का सूत्र है पराह सन्निकर्षः संहिता। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 108वां सूत्र है। ठीक है, ये संहिता नाम रखा गया है, तो जो जिन वर्णों की संधि कर रहे हैं उनकी संहिता संज्ञा होनी चाहिए पहले, तब संधि होगी। इसका अर्थ है पर शब्दोतिशयवाची वर्णानाम परः अतिशयितः सन्निकर्षः प्रत्यासत्तिः संहिता संज्ञको भवति। इसका सीधा था कि इसमें जो वर्णों का माने वर्णों का आपस में परस्पर अतिशयता माने अत्यधिक, सन्निकर्षः प्रत्यासत्ति माने समीपता। समीपता ही क्या होती है? वर्णों की परस्पर अत्यंत समीपता ही क्या होती है? संहिता संज्ञा। ठीक है, तो संहिता संज्ञा होने के बाद ही संधि के सूत्र लगेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो बता ही दिया था आपको। तो अब क्या है, अब हम अका सवर्ण दीर्घ पढ़ें। ये जो सूत्र मैंने लिए हैं ये उन पुस्तकों से, दूसरी पुस्तकों से लिए हैं मैंने। ठीक है, जहाँ ये इस पुस्तक में नहीं है, मैंने आपको और स्पष्टीकरण करने के लिए, आपको अच्छी प्रकार से और समझ में आ जाए परीक्षा आदि में, सूत्र का अर्थ भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से पुस्तकों से इसका कलेक्शन किया है। तो ये है अका सवर्णे दीर्घ, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 97वां सूत्र है। यहां पर ये क्या है? अकह, अक। मैंने बताया आपको ये क्या है, वास्तव में अक है। अक हम ले लेते हैं, ठीक है, हमें अक ही लेना है। अक प्रत्याहार है। क्या? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आप अपने जो आपने नोट बनाया है उसको देखिएगा कौन कौन से आते हैं। अक में आता है आपका आ, ई और ऊ और री और लरी, यही आते हैं। अक प्रत्याहार में आपके ये वर्ण आते हैं और यही वर्ण उन्होंने बताए। अभी लरी छोड़ दिया था पर ली मैंने बता दिया आपको। पुस्तक में कुछ मिसिंग भी हो रही है, वो मैं बताता जाऊंगा आपको। सवर्णे, सवर्ण मैंने बता ही दिया का जिन वर्णों का समान स्थान और प्रयत्न होता है वो वर्ण आपस में सवर्णी होते हैं, वो सवर्ण संज्ञक होते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ करते हैं। अर्थ देख लीजिएगा संस्कृत में अर्थ। अकाह सवर्णे ची परतः पूर्व परयो स्थाने दीर्घादेशो दीर्घ एकादेशो भवति संहितायाम विषय। इसका अर्थ किया गया है कि अकाह माने अक से, पंचमी है ये अकाह, अक से उत्तर सवर्ण अच्छी माने अक
का माने जो वर्ण अक प्रत्याहार में से पहले है उसी का भाई यदि बाद में अच है तो क्या है, पूर्व परयो हो, माने अक प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण और जो बाद में अच है वो उन दोनों के स्थान में पूर्व परयो हो, पूर्व और पर इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, उसी का दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ एक आदेश पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है नया। संहिता के विषय में अर्थात संहिता संज्ञा होनी चाहिए, उन वर्णों की परस्पर अत्यंत सन्निकर्षता होनी चाहिए, प्रत्यासत्य होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बस इतना ही है, इसका अर्थ बताएंगे बस छुट्टी। अब चलेंगे वहीं पर। अब देखिएगा, अब हम यहां पर इनके उदाहरण दिए हैं, इन्होंने उदाहरण दिया है इन्होंने दैत्या प्लस आरिही। अब देखिएगा, ये अक में आ गया आ है, और ये क्या है आ, ये अच है और सवर्ण है, ये इसी का भाई तो है। भाई मतलब ये तो ऐसा, ये ह्रस्व आ, ये भी है ह्रस्व, ये सवर्ण ही है, ये भी ये सवर्णी अर्थ आपस में सवर्णी है दोनों। तो क्योंकि इसका जो स्थान और जो प्रयत्न है वो इसका भी स्थान और प्रयत्न है, इसलिए सवर्णी है। तो अब क्या होगा, इस अ और इस अ इन दोनों के स्थान पर इनको हटा देंगे, इनको हटाएंगे, इनके स्थान पर इन्हीं का जो बड़ा भाई है माने दीर्घ भाई है, इनका दीर्घ भाई कौन सा है, आ, तो आ हो जाएगा। तो आ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दैत्यारिही, दैत्यों का शत्रु। ठीक है, सरल है, कुछ नहीं कठिन। अब देखिएगा, यदा अभवत, हाँ ये वाला है, कैसे क्रम में आएगा ये, ठीक है, दे दे तव आकार तवाकार। अब देखिए यहां पर ह्रस्व है, इधर दीर्घ है, ये इसका सवर्णी है, तो क्या करेंगे, इसको दोनों के स्थान में ये आ हट करके ये आ हट करके एक नया तीसरा इनका दीर्घ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तवाकार। ऐसे ही अब यदा अभवत, अब इधर दीर्घ कर दिया हमने, इधर ह्रस्व कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इधर दीर्घ कर दिया, इधर ह्रस्व कर दिया। तो अब क्या बनेगा, यदा अभवत, तो ये आ और ये अ दोनों भाई भाई है, तो इनका क्या हो जाएगा, यदा भवत, आ और अ को आ हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से विद्या प्लस आतुरः, यहाँ दीर्घ इधर भी दीर्घ, तो भी दीर्घ हो जाएगा, विद्यातुरः। अब ये अवर्ण के हो गए। इसी प्रकार से हजारों उदाहरण में हम संधि करेंगे। ठीक है, संस्कृत साहित्य पढ़ते समय हमें ये संधि बहुत बार मिलेगी। अब इति इव इतीव, ह्रस्वई और ह्रस्वई, इसको दीर्घ हो गया, सवर्ण है। अब देखिए अपि ईक्षते, अपीक्षते, इधर ह्रस्व इधर दीर्घ, तो भी दीर्घ हो गया, अपीक्षते। श्री प्लस ईशाह, श्रीशाह, तो इधर दीर्घ है इधर भी दीर्घ है, तो श्रीशाह बन गया ये आपका। राजी प्लस इह, राजीह, ये है दीर्घ का और ह्रस्व का हो गया। ठीक है, इधर दीर्घ है ह्रस्व है, तो भी ये हो गया, दीर्घ ही हो गया, द्विमात्रिक। ऐसे विष्णु प्लस उदय, विष्णुदय, साधु प्लस ऊचु, साधुचुः, चमु प्लस ऊर्जा, चमूर्जः, तो ऊ को ऊ हो गया। वधु प्लस उपरिः, तो वधूपरिः, यहाँ दीर्घ है इधर ह्रस्व है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आइएगा
अब कैसे, क्री प्लस ऋकारः, ऐसा है, क्री प्लस ऋकारः क्रीकारः। ठीक है, यहां पर इन्होंने ये वाला क्री, इसको ह्रस्व भी अब यहां पर स्पष्ट दिख नहीं रहा है, ये है कैसे। ठीक है, वैसे ये धातु ऐसे दोनों हैं। ये ह्रस्व ले लीजिएगा, क्री, क्री प्लस ऋकार क्रीकार। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ये क्री प्लस ऋकार क्रीकार, तो भी ऐसा ही बनेगा। ऐसी दो धातुएं हैं, एक तो ये ह्रस्व है क्री और एक दीर्घ भी है, तो दोनों का ऐसा ही बनेगा वास्तव में। ठीक है, तो दीर्घ री हो गया। ऐसे ही होत्री प्लस ऋकार, ठीक है, तो होत्रीकार, ऐसा बन गया। यहां पर ये दीर्घ का नहीं दिखा रहे हैं वास्तव में, ये भी वैसे वास्तव में क्या है, क्री का ऋकार क्रीकार, तो ये ह्रस्व ही लेंगे वास्तव में। ठीक है, अब यहां पर वास्तव में इनका दीर्घ का रीकार का ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं है, कोई शब्द नहीं है ऐसे। ठीक है, दीर्घ रीकार आदि में आ रहा हो और दीर्घ रीकार अंत में आ रहा हो, ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं, सीधी बात ये है। इसलिए नहीं मिलते, संधि कहां से होगी, इसलिए उन्होंने दिखाया भी नहीं। अब यहां पर ये कुछ बात बताएंगे, अब यहां पर ये एक बात बताएंगे कि यदि री या ली के बाद री या ली आवे तो दोनों के स्थान में ह्रस्व री या ली भी स्वेच्छा से करते हैं। स्वेच्छा से करते हैं अर्थात विकल्प से करते हैं, एक बार कर भी देते हैं, एक बार नहीं करते हैं। समझ लीजिएगा अभी, क्या यदि शब्द के अंत में री या ली आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा शब्द आ रहा, उसका पहला अक्षर री हो या ली हो, तो ऊपर वाले सूत्र से अकासवर्ण नियम से, अकासवर्ण दीर्घ से क्या प्राप्त हो रहा था, दीर्घ प्राप्त हो रहा था। तो ये कहते हैं कि परंतु री और ली में वो नियम को थोड़ा सा अलग किया है कि बाद में आएगा तो हम उसको दोनों के स्थान में री ह्रस्व भी कर सकते हैं और दीर्घ भी कर सकते हैं। समझ में आएगी बात, आप समझ आ रही है। इसके लिए क्या है, एक ये वार्तिक हैं दो, ये वार्तिक वहां नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने, ये नंबर 2 लिखा हुआ है। तो दो, ये जो अर्थ बताया इन्होंने, ये दो वार्तिक हैं, उनका अर्थ बताया है। ये नंबर 2, ये रीति सवर्णे रीवा, एक वार्तिक तो ये हो गया, और तथा रीति सवर्णे रीवा। ठीक है, कहते हैं रीति माने ह्रस्व ऋकार सवर्ण परे है, माने ऋकार से उत्तर ह्रस्व ऋकार परे है, तो उन दोनों को विकल्प से री कर देते हैं, ह्रस्व री कर देते हैं। जब नहीं करेंगे तो फिर अकासवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लृति सवर्ण लिरवा, ऐसे ही ऋकार से उत्तर ह्रस्व ऋकार के परे रहते अकासवर्ण दीर्घ से जो दीर्घ प्राप्त हो रहा था, दीर्घ तो होता नहीं उसका, बताएंगे फिर उसका क्या होगा। तो कहते हैं उन दोनों के स्थान में ली के स्थान में ह्रस्व ली ही कर दीजिएगा, ह्रस्व ली ही कर दीजिएगा। ये वार्तिक हैं दोनों, इन्होंने बताया तो इससे क्या हुआ देखिए, इसका लाभ ये मिला कि होत्री
प्लस ऋकार। हमने ये उदाहरण बनाया था ऊपर, अब इसी को बताएंगे। यहां से बात आरंभ होती है, होत्री प्लस, अब यहां पर री है और ये सवर्ण ह्रस्व री है, तो यहां पर क्या है, अका सवर्ण दीर्घ से इसको दीर्घ प्राप्त हो रहा था, नित्य ही दीर्घ प्राप्त हो रहा था। तो इसने कर दिया इन दोनों के स्थान में एक बार क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, ह्रस्व रहेगा, तो होत्रिकार ये बन गया, ऋति सवर्ण रीवा। और ये दीर्घ का हो गया, जब नहीं लगा ये री नहीं हुआ तो यह का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा, होत्रिकार है, जैसा ये बन गया। ठीक है, अब इसका एक रूप और बनता है, इसका एक रूप और बनता है, दो रूप ये हो गए। अब इन्होंने एक रूप बनता है, इस प्रकार सब मिलाकर तीन रूप हुए। अब तीन कहां हुए, दो ही तो हुए, एक हो गया, दो हो गया, पर तीसरा भी बनता है। एक सूत्र आगे पढ़ाया जाएगा ऋत्य का, ये यहां पर इन्होंने ये है, एक तो ये होत्रिकारा बन गया वार्तिक से, और दूसरा क्या बन गया, होत्रिकारा सवर्ण दीर्घ हो गया। और एक क्या होता है, ना तो सवर्ण दीर्घ होता है और ना ही संधि होती है, अर्थात संधि होती ही नहीं है, ना री आदेश होगा, ह्रस्व री होगा, ना संधि होगी। तब क्या बनता है, होत्रिकार। ये थोड़ा गलत लिखा है, छूट गया है, इसको आप ऐसा लिखिएगा, हो त्रि और ऋकार। ठीक है, यहां छूट रहा है, मिस हो रहा है, होत्री ऋकार, यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ही रहता है। अब ये कैसे बन गया, इसके लिए एक सूत्र है, यहां पर ये देखिए नंबर 3 लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताते जाऊं, नंबर 3। नंबर 3 का अर्थ है, यहां पर ये कह रहे हैं कि होत्री ऋकारा यह रूप तो ऋत्य कहा, ये सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 128वां, प्रकृति भाव होने से बना है। ये जो होत्रिकार बनाया है वो तो क्या है, उसमें संधि नहीं हुई है, अर्थात ये संधि नहीं होती यहाँ पर, जैसा का जैसा वैसा का वैसे रहता है ऋत्य का। ऋत्य का क्या कहता है, इसका भी मैं सूत्र का अर्थ आपको बता देता हूं। ठीक है, ये सूत्र है, ठीक है, ये है ऋत्य का, ऋकारे परतः शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अकः प्रकृत्या भवन्ति, ह्रस्वश्च तस्याकः स्थाने भवति। इसका अर्थ है कि ह्रस्व ऋकार के परे रहते, माने री से उत्तर यदि ह्रस्व ऋकार परे है तो आचार्य शाकल्य है, आचार्य शाकल्य के मत से अकह प्रकृत्या माने अक से उत्तर ये ऋकार होगा तो, ठीक है, तो ऋकार माने अक आ जाएगा, अक में अवर्ण भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, ऊ भी आ जाएगा, और री भी आ जाएगा, लरी भी आ जाएगा। वास्तव में अर्थ है, अक से उत्तर यदि ऋकार परे मिलेगा तो क्या है, वहां पर आचार्य शाकल्य के मत में संधि नहीं होती है, जैसा है वैसा ही रहता है। और ये आचार्य शाकल्य के मत में बता रहे हैं, दूसरों के मत में, महर्षि पाणिनि के मत में तो संधि हो जाती है, संधि हो जाती है। तो इसका मतलब आचार्य शाकल्य के मत में तो ये जो हो त्रि और आगे ऋकार, यहां पर ये प्रकृति भाव रहता है। प्रकृति भाव का अर्थ होता है कोई भी विकार नहीं होता है, संधि आदि नहीं होती है। तो जो दूसरा तीसरा वाला है वो इसका है, तीन रूप बन जाते हैं। महर्षि पाणिनि के मत में होत्रिकारः होत्रिकारः दो बन गए, आचार्य शाकल्य के मत में ये बन गया होत्रि ऋकारः,
3 रूप बन जाते हैं। ठीक है, इसका हमें अभी इतना ही लेना है, इसका दूसरा अक में आ उ ई उनका नहीं लेना, हमें तो केवल रिकार से उत्तर री का लेना है बस, केवल अभी। ठीक है, ये सूत्र से तीसरा उदाहरण बना है वहां। अब ये बात हुई आपकी। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण बन गए। अब इसी प्रकार से कहा था कि लृति सवर्ण लृवा, अर्थात लृति लृत परे हो, ल परे हो, ल नहीं लृ परे हो, तो भी क्या हो जाता है, उसको लृकार हो जाएगा और पक्ष में दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको, ये थोड़ा आपको समझने में इस पर ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे ये है, यहां पर एक वार्तिक है, इसको लिख लीजिएगा, इसको समझना पड़ेगा। ऋकार ऋकार योः सावर्ण्यम वाच्यम। ठीक है, ऋकार ऋकारयो सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक है, यहां पर नहीं दिया है, पर ये वार्तिक आपको समझना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इस वार्तिक का अर्थ है कि ऋकार का और लृकार का भिन्न भिन्न स्थान होने पर भी इनकी सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। क्या सवर्ण संज्ञा किनकी होती है? जिनका समान स्थान होता है, समान प्रयत्न होता है। तो इस कारण से ऋकार का अलग स्थान है, लृकार का अलग स्थान है। ऋकार का मूर्धा स्थान है, लृकार का दंत स्थान है, वर्णोच्चारण शिक्षा से। तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं थी, परंतु व्याकरण के कार्य करने के लिए वार्तिककार ने कहा कि भाई व्याकरण कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, ऋकार और लृकार को भाई भाई समझना चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न स्थान वाले होते हुए भी ये सवर्ण संज्ञक होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको? तो अब क्या हुआ, ऋकार और लृकार भाई भाई हो गए। अब क्या हुआ, जैसे इस री से इस री का भी ग्रहण हो रहा था। यदि कोई कार्य हमने कहा री को होता है, तो वो ह्रस्व और दीर्घ दोनों को हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ आपस में सवर्ण है वो। अब इस वार्तिक ने क्या कर दिया, ऋकार और लृकार की भी सवर्ण संज्ञा कर दी। ध्यान दीजिएगा। तो इस ऋकार को कहा हुआ कार्य जैसे री को हो रहा था, वैसे ही लृ को भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इसका सवर्णी हो गया। जैसे री इसका सवर्णी है, वैसे लृ भी इसका सवर्णी हो गया। व्याकरण के कार्य करने के लिए एक, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहां पर यह कहा था कि लृति सवर्ण लृवा, कि आक्रमण सवर्ण के परे थे। अब यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर लिखा नहीं, यहां पर री वास्तव में री होत्री प्लस लृकार। अब यहां पर ये री है, यहां पर री है। यदि ये हमारे पास में वार्तिक नहीं होता, वार्तिक नहीं हो, तो यहां पर तो ये सवर्ण है ही नहीं, री का सवर्णी लृ है ही नहीं। इसलिए वार्तिक बनाया कि ऋकार और लृकार सवर्णी हैं। तो यहां पर ऋकार के परे, ऋकार से उत्तर यदि लृकार आ जाएगा तो भी यहां पर क्या है, सवर्ण माना जाएगा। सवर्ण मानने से क्या होगा, आकार सवर्ण दीर्घ से संधि प्राप्त होगी। क्या संधि प्राप्त होगी? तब ये वार्तिक कहेगा लृति सवर्णे लृवा,
कि ये ऋकार सवर्ण के परे रहते। अब क्या ये ऋकार क्या है, इस री का सवर्णी है, ये ऋकार इस री का सवर्णी है इस वार्तिक के सहयोग से। इस कारण से यहां पर क्या विकल्प से लरी हो जाएगा, अर्थात ये री और री के स्थान में लरी हो गया, तो क्या बना होत्रिकारः, ऐसा बन गया होत्रिकारः। और जब इसको ये वाला सूत्र लगाएंगे रित्य कहा, माने ये री से उत्तर लरी, तो अब यहां पर क्या है, ये रीति कहा है, रीति में री, तो री का मतलब हो गया लरी, लरी भी आ जाएगा, री को कहा हुआ कार्य अब लरी को भी होगा। क्या री को कहा हुआ, यहां पर री को कोई कार्य कहा जा रहा है तो उसमें लरी भी आ जाएगा, लरी है तो उसको भी होगा। इस कारण से क्या हुआ, रित्य का यहां पर री से उत्तर ये लरी परे, लरी का अर्थ हो गया रीति, ठीक है, री कहने से लरी का भी ग्रहण हो जाएगा, तो इसके परे रहते प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात इसको संधि नहीं होगी। ठीक है, अब एक बार इसने विकल्प से कर दिया, अब एक बार दीर्घ करना है, हमें क्या करना है, दीर्घ। अब दीर्घ करना है तो दीर्घ में क्या होगा, ये ऐसे होत्री और आगे क्या है ऋकार, समझ लीजिएगा इसको, ऋकार। अब यहां पर री और लरी है, इससे क्या है सवर्ण संज्ञा है, तो अका सवर्ण दीर्घ से यहां पर री और लरी को दीर्घ प्राप्त होगा, दीर्घ प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे भाई, री और लरी का दीर्घ होगा, री का तो दीर्घ होता है और लरी का तो दीर्घ होता ही नहीं है, लरी का दीर्घ नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, इस री और इस लरी के स्थान पर इसी का सवर्णी दीर्घ जो भी मिलेगा वो करेंगे। दीर्घ क्या मिलेगा, री मिलेगा, तो री मिलेगा तो इस री और लरी के स्थान में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो कैसा रूप बनेगा, ऐसा रूप ही बनेगा, ये जैसे होत्री ऋकारा का बनता है वैसे ही होत्री ऋकारः का भी बनेगा। ठीक है, तो यहां पर एक ये हो गया होत्री, वो होत्री ऋकारा, होत्री ऋकारा, और तीसरा क्या बन जाएगा आपका होत्रिकारः। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ये और ये इसका समान रूप बनेगा, दीर्घ वाला सवर्ण दीर्घ वाला तो समान बनेगा, और जहां पर री आदेश होगा वो अलग होगा, लरी आदेश होगा वो अलग होगा, और प्रकृति भाव के दोनों अलग रहेंगे। तो इन दोनों के कुल मिलाकर के आपके कितने उदाहरण बन रहे हैं, 5 उदाहरण, क्योंकि ये दो उदाहरण तो समान बन रहे हैं, दो उदाहरण तो समान बन रहे हैं, इसलिए यहां पर दिखाया नहीं अलग से इन्होंने, क्योंकि इसका दीर्घ वाला उदाहरण तो यही बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, और ये बात प्रौढ़ विद्यार्थी समझ पाएंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये संधि तो सामान्य तो हर कोई जानता है, सामान्य प्राय करके संस्कृत का विद्यार्थी, परंतु ये बात समझना आपको जरूरी है कि जब वार्तिक लगाते हैं ऋति सवर्ण रीवा, ऋति सवर्ण लरीवा, तब ये कैसे लगता है, तब ये वार्तिक भी इसमें को सहयोग लेना पड़ता है इस वार्तिक का। ठीक है, अब आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मैंने कैसे कैसे समझाया है। ठीक है, इस यहां पर कहां गलतियां हो रही थी वो उसको सुधार लीजिएगा। एक तो यहां पर ये री है, ठीक है, और ये यहां पर त्रि छूटा हुआ है, ठीक है, और ये अलग अलग है, होत्री ऋकारा अलग अलग रहेगा। ठीक है, और ये सही है, ये भी सही है, ये दीर्घ वाला है ही सही है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 उदाहरण बन जाएंगे। होत्री ऋकारः, होत्री ऋकारः, इन दो के 5 उदाहरण बन जाएंगे।
6 बनने चाहिए थे, परंतु जब सवर्ण दीर्घ करते हैं इस वाले का होत लृकारा का, तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही बन जाता है, क्योंकि लृकार का दीर्घ होता ही नहीं है। ठीक है, वो वार्तिक जरूर समझ लीजिएगा। क्या ये वार्तिक लिख लीजिएगा इसको, चलिएगा, ये तो वापस होगा। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है वो सही कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारी सवर्ण दीर्घ संधि आपकी मैंने बता दी, ठीक है। इसी को बस आपको समझना है, ये सवर्ण दीर्घ संधि हो गई आज की कक्षा में, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।